न मांगो कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ दौलत समझते हैं खुदा हैं हम, तो मांगो अपने प्रभु से जहाँ मांगने वो भी जाते हैं। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हेलाल में। आज मैं बहादुर कहानी का दूसरा भाग आपको पढ़ाऊँगा। एक पार्ट पहले डाल दिया था, दूसरा आज बनाने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कहानी है ये बहादुर कहानी, कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बहादुर लड़का था उसे जो लेखक है अमरकांत जी, उनका लड़का है एक, उसने खूब उसकी पिटाई की और भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, गालियां भी दी। तब आकर बहादुर के लिए उसके मालिक ने उसे समझाया। उसके बाद क्या हुआ आपको सुनाने जा रहा हूं कि जो बहादुर था वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और बड़ी गड़बड़ी हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने के काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के लिए वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीने खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना खाना अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। देखिए, छात्रों महिलाएं दूसरे के बहकावे में आकर किस प्रकार अपनी आदतों में बिल्कुल परिवर्तन कर देती हैं और घर का नाश होने प्रारंभ हो जाता है। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपककर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है? इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं खाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा।
पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकीं। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, अर्थात निर्मला भी अब पीटने लगी थी बहादुर के लिए। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के कारण उसको दोनों मारते थे, अर्थात उसका बेटा निर्मला का और निर्मला दोनों अब मारने लगे थे उसे। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी। उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मार पीट के खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। अब जो लेखक है वह उससे अपनी पत्नी से पूछता है। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे। आपको ठीक याद है ना? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को देने के लिए। खूंट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी और झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना। वह इधर आया था कुछ देर तक। वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अर्थात जो उसके रिश्तेदार आए थे वह बहादुर के लिए कहने लगे, उस पर बेचारे के लिए आरोप लगाने लगे। क्या कहते हैं? अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। अर्थात लेखक को उसके ऊपर विश्वास था, तो उसने उसके समर्थन में कहा, नहीं, वह ऐसा नहीं। यू डू नॉट नो।
यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया, बिना डर के। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। अर्थात बहादुर बार बार मना कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसे डरा धमका कर पूछते जा रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता है। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे हों। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगे। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाक होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़ी होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन दफ्तर से विलंब से आया।
निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर कैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया, उसने जवाब दिया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी माताजी किए जा रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलवट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गया और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम नहीं, कुछ ले गया, यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। अर्थात जब वह चला गया उसके बाद अब निर्मला पश्चाताप कर रही है। क्या कहती है वह? उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया, और वे 11 रुपए, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए वह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौल रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुराकर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाया न चाहता था, पर भीतर भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो शायद बह ना जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। देखिए छात्रों, कितनी सुंदर कहानी थी। इस कहानी से हमें भी बहुत सीख मिलती है कि किसी भी कमज़ोर बेसहारा लड़के को इस प्रकार हमें नहीं पीटना चाहिए, नहीं प्रताड़ित करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा रह जाता है। धन्यवाद छात्रों।